गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अगस्त 26 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज हम लोग मून के बारे में बात करेंगे, चंद्रयान के बारे में थोड़ा कम बात करेंगे, मून के बारे में बात करेंगे क्योंकि मून के ना कई सारे फेज होते हैं। कुछ लोग मून के नियर फेज क्या होता है, फ्रंट फेज क्या होता है, डार्क फेज क्या होता है, रियर फेज क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। मून के बारे में जीएस पेपर 3 से सेक्शन से डिस्कशन कर सकते हैं। उसके अलावा इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, ये टॉपिक दोबारा से न्यूज में चल रहा है पिछले हफ्ते से। स्पेशली यहाँ पे जो मुद्दा है वो कावेरी रिवर को लेके है, जो कि कर्नाटका के बीच में, तमिलनाडु के बीच में इशू चल रहा है। लेकिन कावेरी डिस्प्यूट के अलावा यहाँ पे एक और डिस्प्यूट है, महादाई रिवर डिस्प्यूट है, जो कि गोवा और कर्नाटका के बीच में है। आज हमारा जो ज्यादा फोकस रहेगा वो हमारा गोवा और कर्नाटका के बीच में रहेगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट। और ओवरऑल हमारी जो रिवर्स होती हैं, ड्रेनेज जो सिस्टम होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। उसके बाद इंडिया ग्रीस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आज हम लोग, क्योंकि मोदी जी ग्रीस गए हुए हैं। 1983 के बाद से पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो गए हैं, इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी 83 में। तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ग्रीन टेक क्या है, कैसे काम कर सकता है, इंडिया का जो गोल है क्लाइमेट चेंज वाला, उसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन टेक, और उसके साथ साथ ये कैसे जॉब्स क्रिएट कर सकता है और इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज द एडिटोरियल ऑफ द डे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारा प्रयास प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जो कि आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होता है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 40 दिन का ये कोर्स रहता है, जिसमें पूरी आंसर राइटिंग आपको अच्छे से सिखाई जाती है। उसके अलावा हमारा जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारा, आपको एक मेंटर के साथ वन टू वन आप डिस्कशन कर सकते हो। आप टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे एक्सेस मिल जाती है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप यहाँ पे करते हो, तो बहुत कुछ सुविधाएं आपको यहाँ पे दी जाती हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही हमारा फाउंडेशन कोर्स भी है, उसके लिए सेम व्हाट्सएप नंबर है। और हर हफ्ते सैटरडे को, यानी कि आज, हम लोग इवनिंग में डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर, जिसमें पिछले वीक का पूरा करंट अफेयर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसे स्कैन करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। SC1000 अगर आप अप्लाई करोगे कोड को, तो ₹1000 का डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। तो मिलते हैं आज सैटरडे को। लेकिन आगे जाने से पहले एक चीज छोटी सी और बता देता हूँ। बताना नहीं है, बेसिकली बोलना है कि भाई, जो आप एनालिसिस देखते हो ना, वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो को कमेंट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन से हमारे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर एनालिसिस देखते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। वाई चंद्रयान 3 लैंड ऑन द नियर साइड ऑफ द मून। अब ये नियर साइड क्या होती है? आप ये कह सकते हो कि चंद्रयान 3 जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, इंडिया एक ऐसा पहला कंट्री बन गया है जिसने चांद के साउथ पोल पे लैंड किया है, जो कि नियर साइड होती है। ये पर्टिकुलर साइट हम लोगों ने क्यों चूज करी? हम लोग कहीं और भी तो लैंड कर सकते थे ना। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर आपको दिखाता हूँ। अब ये पिक्चर यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये जो इनिशिएटिव्स हैं वो अलग अलग कंट्री के द्वारा यहाँ पे भेजे गए हैं मिशंस। इंडिया का जो मिशन है ना, वो यहाँ है। चंद्रयान 2 यहाँ पे था और चंद्रयान 3 यहाँ पे है, राइट। ये बिल्कुल साउथ पोल के काफी क्लोज में पड़ते हैं। तो साउथ पोल हम लोगों ने क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? बिल्कुल वो खास कारण है। बाकी आप यहाँ पे अमेरिका, चाइना, रशिया, सबके जो है आप मिशन यहाँ पे देख सकते हो। साउथ पोल के पास सिर्फ इंडिया ही पहुंचा है। अब ये कुछ खास कारण है, डेफिनेटली है, वो आपको मैं बताऊंगा क्या है, देखिए। However, the most of the lunar landing mission before Vikram 2 landed on the near side, making the Chinese Chang'e 4 mission on the only one to have the landed on the far side. एग्जाम में आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उसमें आपको ये देगा कि इंडिया का जो चंद्रयान है, या फिर जो हमारा विक्रम लैंडर है, वो कहाँ पे, वो बोलेगा आपको विक्रम लैंडेड ऑन द फार साइड। नो नो नो, दैट स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट। विक्रम लैंडेड ऑन द नियर साइड। फिर आपको वो स्टेटमेंट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मून मिशंस लैंडेड ऑन द फार साइड। ऐसे एग्जाम में आपको देगा वो, फिर 1 2 3 4 में ऑप्शन देगा आपको। वो अमेरिका का अपोलो दे सकता है, आपको रशिया का लूना दे सकता है, चाइना का चैंग 4 दे सकता है, इंडिया का चंद्रयान दे सकता है। याद रखना आपने, चाइना का जो चैंग 4 मिशन है, दिस इज द ओनली मिशन इन द वर्ल्ड टिल डेट जो कि चांद की फार साइड पे लैंड हुआ है।
तो इस सेंटेंस के अंदर दो चीजें हैं, एक है नियर साइड और एक है फार साइड। इसका मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, इंग्लिश का सिंपल सा वर्ड है। नियर का मतलब होता है जो अर्थ के क्लोज होता है, फार का मतलब होता है जो अर्थ से दूर होता है। तो जो फेज अर्थ को फेस कर रहा है, मून का जो फेज, जो हिस्सा अर्थ को डायरेक्ट फेस कर रहा है, वो इसका मतलब नियर साइड है। जो बैक साइड में है वो फार साइड है। मजे की बात यह है, चांद के साथ हमारी खास बात यह है कि जो मून का हम लोग सिर्फ 60% हिस्सा ही लगभग देख सकते हैं। 40% जो हिस्सा है चांद का वो कंप्लीटली डार्क रहता है, जो कि दूसरी साइड में होता है। इसका रीजन ये है कि मून टेक्स द सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एज इट डज टू सर्कल द अर्थ। मून अर्थ के चक्कर काटने में भी उतना ही समय लेता है जितना वो अपने एक्सिस में घूमने में समय लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग चांद का सिर्फ एक हिस्सा ही देख सकते हैं। यूजली तौर पे वो 50-50% नहीं है, 60-40% होता है। बट यस, हम लोग चांद का सिर्फ एक साइड ही देख सकते हैं। पिछले वाली साइड क्या होती है हम उसको नहीं देख सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि साहब जो चांद की पिछली साइड होती है जो हम लोग नहीं देख सकते, क्या वो हमेशा अंधेरे में रहती है? नहीं, अंधेरे में नहीं रहती है। हम उसे नहीं देख सकते इसका मतलब ये नहीं है कि वो डार्क साइड है। जब न्यू मून होता है, हमारे यहाँ पे न्यू मून होता है और हमारे यहाँ पे फुल मून होता है। फुल मून में हम लोग चांद का हिस्सा पूरा देख सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। अमावस्या और पूर्णिमा की जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो पूर्णिमा होते हैं हम लोग पूरे चांद को देख सकते हैं, क्योंकि चांद का जो हिस्सा हमारी साइड में होता है, अर्थ की साइड में होता है, वो पूरी तरह से लाइट होती है उसके अंदर। लेकिन जब न्यू मून होता है, जब अमावस्या होती है, अमावस्या के टाइम पे चांद का पिछला हिस्सा, उसके ऊपर लाइट होती है, और जो अर्थ की तरफ फेस कर रहा होता है उस पर लाइट नहीं होती। राइट, आप उसको थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हो। ये हमारी अर्थ है और ये है हमारा मून है। मून, अब मून के दो हिस्से हैं, एक जो अर्थ को फेस करता है और एक अर्थ से जो दूर है। तो दूर वाली तो हो गई फार साइड, और ये हो गई हमारी नियर साइड। तो जब लाइट इस साइड के ऊपर पड़ती है, सन की लाइट, तो ये हिस्सा पूरी तरह से चमकने लगता है जो अर्थ की तरफ फेस करता है। राइट, जिसे हम लोग पूर्णिमा कह सकते हो आप लोग। और उस समय पिछले वाला हिस्सा डार्क होता है। लेकिन जब सनलाइट इस तरफ पड़ती है तो इस वाला हिस्सा जो है वो डार्क हो जाता है। इसे हम लोग न्यू मून कहते हैं। ठीक है, तो न्यू मून पे क्या होता है, पिछले वाला हिस्सा लाइट वाला होता है और इस वाला हिस्सा डार्क वाला हिस्सा होता है। तो जो यूजली फार साइड थी, जिसे हम यूजली डार्क साइड कहते हैं, न्यू मून के टाइम पे उस पर पूरी लाइट होती है, बट हम लोग नहीं देख सकते। हम लोग सिर्फ इस वाला हिस्सा देख सकते हैं, क्योंकि वो तो पीछे वाला हिस्सा तो हम लोग नहीं देख सकते। ये बात है। तो डार्क साइड इज दस द डार्क ओनली इन द सेंस दैट इट वाज मिस्टीरियस एंड इट्स वेरियस टोपोग्राफिकल फीचर्स हिडन देयर। तो इसलिए डार्क साइड उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मिस्टीरियस साइड है। देखो, ध्यान देना इस बात को। हम उसे डार्क इसलिए नहीं कहते कि उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती है। नो, सनलाइट पड़ती है। हम उसे डार्क इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता। समझ रहे हो बात को? फार साइड विच इज अवे फ्रॉम द अर्थ, which is opposite to the earth, that is called dark side, not because it is having no light, but because this is mysterious. सोवियत स्पेस क्राफ्ट था 1959 में लूना 3, जिसने पहली बार मून की डार्क साइड यानी कि फार साइड की पिक्चर्स हमें भेजी थी। उसके अलावा जो अपोलो 8 मिशन था 1968 में, पहला ऐसा ह्यूमन मिशन था जो कि चंद्रमा की फार साइड में गया था, यानी कि अपोजिट साइड में गया था। ये चीजें आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। लेकिन क्या नियर साइड में और फार साइड में फर्क होता है? थोड़ा सा फर्क तो होता है। ये जो नियर साइड है ना, यहाँ पे जो क्रस्ट होती है, यानी कि जो अपर लेयर होती है, वो थोड़ी थिन होती है। फार साइड की जो लेयर है वो काफी थिक होती है। पहला तो डिफरेंस ये है। उसके अलावा जो नियर साइड होती है ना, ये काफी स्मूथ भी होती है। ये वाली स्मूथ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्रेटर्स मतलब बड़े बड़े गड्ढे, जो डिप्रेशन होते हैं। ये क्यों बनते हैं? इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। या तो वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेटियोराइट्स, एस्ट्रॉइड्स, बड़े बड़े जो इम्पैक्ट है आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि ठीक है ना क्रस्ट, तो वोल्केनिक इरप्शन नहीं हो पाते थे। लेकिन जो थिन साइड है यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा होते हैं।
क्योंकि लिथोस्फीयर यहाँ पे क्रस्ट जो है वो पतला है, तो वो लावा बाहर आ सकता है। तो जब लावा बाहर आया नियर साइड में तो वो फैल गया, जिसकी वजह से यहाँ पे स्मूथनेस आपको नजर आती है। ये आपसे यूपीएससी में प्रीलिम्स में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो। सब लोग चंद्रयान के बारे में पढ़ते रहेंगे, लेकिन मून के बारे में पढ़ना भी जरूरी है, जितनी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है। तो कहता है देखिए, ऑन द फार साइड देयर आर ह्यूज क्रेटर्स, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वाइड। क्यों बने थे? एस्ट्रॉइड की कोलिजन की वजह से बने थे, और थोड़ा सा रीजन वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह भी हो सकता है। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां पे भी क्रेटर बन जाता है। जब वोल्केनिक जो पीक होता है ना हमारा, कई बार वो एक्सप्लोड हो जाता है, तो उससे भी क्रेटर बन जाते हैं। ये थीनर वगैरह मैंने आपको जो है बता ही दिया है। चाइना का जो चैंग 4 मिशन जो लैंडर मैंने आपको बताया, दिस इज द ओनली वन जो कि फार साइड में गया है। दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। कहाँ पे गया था वो? वहां पे क्रेटर है जिसका नाम है वैन करमन क्रेटर। 2500 किलोमीटर वाइड क्रेटर है, बहुत बड़ा क्रेटर है। ठीक है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यू शुड हैव अबाउट द मून। अब भाई चंद्रमा, हमारा जो चंद्रयान है इसने साउथ पोल को ही क्यों चूज किया? ये भी एक सवाल नजर आता है। देखिए, उसने साउथ पोल को चूज किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे अंधेरा है। राइट? देखिए, अब ये हमारा मून है। अब मून का आप ये समझ लीजिए कि, हालांकि मून टिल्ट नहीं है सच, आप मून का ये समझ लीजिए कि ये जो 60% हिस्सा है इस पे हम लोग देख सकते हैं, इस 40% हिस्से को हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि ये फार साइड है और ये हमारी नियर साइड है। ठीक है, मून ने यहां पे लैंड किया है, हमारे चंद्रयान ने यहां पे लैंड नहीं किया। ओके, इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है, पहली बात तो, कि ये वाली जो साइड होती है यहाँ की क्रस्ट थिन होती है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना आसान है। ये वाला जो हिस्सा होता है वो स्मूथ होता है, मतलब यहाँ पे हमारा जो लैंडर है वो आराम से मूवमेंट कर सकता है। इसका एक रीजन ये है कि यहाँ पे पड़ती है ज्यादा लाइट, और हमारे लैंडर को और रोवर को चार्ज होने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। इसीलिए उसको यहाँ पे लैंड करवाया गया है ताकि वो चार्ज हो सके। और जब हमारा लैंडर प्रॉपर तरीके से चार्ज होगा तो वो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सकता है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सकता है, मतलब जैसे देखा ना आपने, लाइव टेलीकास्ट हुआ था। वो लाइव टेलीकास्ट तभी पॉसिबल है जब वो लगातार कंटिन्यूसली चार्ज हो रहा हो। अगर मान लो यहाँ पे होता हमारा लैंडर, अंधेरे वाली साइड में होता, तो वो हमें रियल टाइम पिक्चर्स नहीं भेज सकता, क्योंकि पहली बात तो वो फार साइड है, अंधेरे वाली साइड है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लाइट कम होने की वजह से चार्जिंग में दिक्कत आती है, और यहाँ पे जो है 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स का डिले हो सकता है। तो वो डिले ना हो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे उसको भेजा है। राइट? दूसरी बात, अंधेरे वाली साइड में जो आइस होती है, वाटर आइस, वो भी बहुत थिक होती है, इसलिए हम लोगों ने इसको इस साइड में जो है वो लैंड करवाया है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। वैसे मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, द चंद्रयान 3 मिशन वाइल स्टिल ऑन द नियर साइड, देखो नियर साइड में है, फार साइड में नहीं है, ध्यान रखना है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि जितना क्लोज हो सके हम लोग साउथ पोल के पास जाएं। हम लोग एग्जैक्टली साउथ पोल के पास नहीं है। ये लोकेशन है भैया हमारी यहाँ पे जो लैंडर की। ठीक है, क्यों इसको किया गया था मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। फ्रोजन आइस बहुत ज्यादा थिक नहीं होती है, वहाँ पे डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं, तो केमिकल एक्सपेरिमेंट करना वहाँ पे काफी इजी पड़ जाता है, और लाइट की वजह से, क्योंकि आपको चार्ज करना पड़ता है अपने सोलर सिस्टम के थ्रू। तो इसीलिए थोड़ा सा यू शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन। चलिए जी, काफी अच्छा कंटेंट था ये मून वाला, आप अपने नोट्स वगैरह में इसको ऐड कर सकते हो। उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं रिवर वाटर डिस्प्यूट की, तो सदर्न स्टेट्स, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। लेकिन नदर्न स्टेट्स के अंदर उतने ज्यादा इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधी सी बात है भैया, जो हमारा, हम लोग जब साउथ इंडिया की बात करते हैं तो ये एक पेनिनसुला है। राइट? यहाँ पे जो रिवर्स हैं, जो भी हमारी रिवर्स हैं, वो सीजनल रिवर्स हैं। सीजनल रिवर का मतलब ये हुआ कि जो मॉनसून के टाइम पे उसके अंदर पूरा जो वाटर कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
मानसून के टाइम पे जो है रिवर्स फुल होती है। लेकिन जब नॉन मानसून सीजन होता है, यानी कि जब मानसून नहीं होता है, तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो जाती है। और क्योंकि यहाँ यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज हैं, तो उनको ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए होता है, इरिगेशन पर्पज के लिए पानी चाहिए होता है आपको, और वैसे भी वहाँ पे पैडी कल्टीवेशन ज्यादा किया जाता है। तो जब ड्राई सीजन होता है तो डिस्प्यूट वहाँ पे होना एक आम सी बात हो जाती है, क्योंकि पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है। मॉनसून सीजन में सप्लाई अच्छी खासी रहती है, तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इस बार ऐसा हुआ है कि मॉनसून सीजन में भी रिवर डिस्प्यूट चल रहा है। कारण कारण है कि मॉनसून जो है वो एवरेज से वहां पे कम हुई, तो रिवर्स आर ऑलमोस्ट ड्राई। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कर्नाटका की, केरला की, तमिलनाडु की, तो कावेरी और रिवर वाटर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा डिस्प्यूट है। लेकिन आज हम लोग कावेरी के बारे में ऐसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात हम लोग लास्ट टू लास्ट वीक कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक नए वाटर डिस्प्यूट के बारे में, जो कि है महादाई रिवर को लेके। महादाई रिवर, महादाई रिवर वो मिलेगी आपको गोवा में। ठीक है, इसे मांडोवी भी कहते हैं। गोवा की जो दो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हैं, वो आपको नाम मैं बता देता हूं। एक है हमारी महादाई रिवर, जिसे मांडोवी रिवर भी कहते हैं, और एक है आपकी जुआरी, जुआरी रिवर। हालांकि इतनी बड़ी नहीं है, बाद में दोनों जाके यहाँ पे मिल जाती हैं पणजी के पास। बट यस, जुआरी रिवर और मांडवी रिवर, जिसे महादाई कहा जाता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। मांडवी रिवर को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ द गोवा। एक तो आपको इस रिवर के बारे में पता होना चाहिए। ये जो रिवर है वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका में। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने के बाद ये वेस्ट की तरफ चलती है। और कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीमगाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कर्नाटका में, खानपुर तालुक में, कर्नाटका में जो पड़ता है, बेलगवी डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां से निकलती है। निकलने के बाद वेस्टवर्ड फ्लो करती है, गोवा में एंट्री करती है। ठीक है, कहाँ पे? सत्तारी तालुक ऑफ द नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद इसको छोटी छोटी स्ट्रीम्स वगैरह ज्वाइन करती हैं, और फाइनली ये जुआरी रिवर के साथ मिलके एक वहां पे हार्बर बनाती है, बल्कि एक एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है मरमेगांव, जो पोर्ट है वो यहीं पे पड़ता है। ठीक है, जुआरी रिवर मांडवी रिवर जब मिलती हैं आपस में, तो मरमेगांव पोर्ट बनाती है, एक बहुत बड़ा डीप ओशन पोर्ट है। मरमेगांव इंडिया का मेजर पोर्ट है। तो ये तो छोटी सी बात हो गई इसके बारे में। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो काफी पुराना डिस्प्यूट है, 1980 से चला आ रहा है। क्योंकि कर्नाटका भी एक वाटर सेंसिटिव स्टेट है भैया, राइट। तो वो इसके ऊपर काफी सारे डैम्स यहाँ पे बनाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बांदुरा डैम कर्नाटका ने बनाया हुआ है। तो जिसकी वजह से यहाँ से क्या होता है, बांदुरा डैम से कई सारे जो है छोटे छोटे कनाल्स को डाइवर्ट किया गया है। तो जिसकी वजह से जब रिवर आगे बढ़ती है तो इसका पानी कम हो जाता है, और उसी को लेके यहाँ पे डिस्प्यूट बनता है, राइट। तो ये तो डिस्प्यूट की छोटी सी कहानी हो गई। गोवा क्या कहता है, कर्नाटका क्या कहता है? गोवा कहता है भाई सीधी सी बात है, मेरी जो मांडवी रिवर है वो मेरी लाइफ लाइन है। मेरे यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उनको ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी चाहिए, जो मुझे नहीं मिल पाता। गोवा की जो इकोलॉजी है काफी फ्रजाइल इकोलॉजी है, तो उनको कहना है कि ये मेरी जो फ्रजाइल इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब रिवर के अंदर पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा? ओशन वाटर जो है वो अंदर की तरफ घुस जाएगा, जिसकी वजह से वहां के जो मैंग्रोव्स हैं वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन कोस्टल एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जब ओशन वाटर अंदर घुस जाता है और आपके ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है, तो पूरा वाटर सोल्टी हो जाता है, तो सलाइन सोइल हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे आप ना तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मैंग्रोव भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो गोवा का ये कहना है। कर्नाटका का कहना है कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ उसी वाटर को डाइवर्ट कर रहा हूँ जो कि सरप्लस है। हालांकि गोवा का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। उन्होंने ये कहा कि जो वहां पे मालप्रभा जो रिवर है, मालप्रभा रिवर का जो हिस्सा जिसमें पानी कम होता है, जो डेफिसिट होता है, हम वहां पे इस पानी को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हमें इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और पावर जनरेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है। देखो, अपने का दोनों का अपना अपना क्लेम है, दोनों के लिए उसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों के अपने अपने यहाँ पे आर्गुमेंट नजर आते हैं। लेकिन कावेरी रिवर हो, चाहे महादाई रिवर हो, या कोई और रिवर डिस्प्यूट हो, सोल्व होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 हम लोगों ने बनाया था शुरुआत में। ये पावर कौन देता है? आर्टिकल 262।
जो कि पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में कानून बना सकते हैं। किस बारे में? रिवर के वाटर के यूज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उस वाटर के कंट्रोल के बारे में। और इसी कानून का फायदा उठा के, फायदा नहीं मतलब इसी कानून का यूज करके कई सारे ट्रिब्यूनल्स को भी यहाँ पे बनाया गया। कावेरी रिवर को लेके, कृष्णा रिवर को लेके, महादाई रिवर को लेके बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स टाइम टू टाइम बनाए हैं। और बात करें, जो एंट्री 17 है स्टेट लिस्ट के अंदर, जो 7 शेड्यूल में आता है, वहां पे भी वोटर जो है वो कहाँ पे डाला गया है? स्टेट लिस्ट में डाला गया है। लेकिन आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को पावर देता है ट्रिब्यूनल बनाने का। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों के अंदर में आ रहा है। क्योंकि आर्टिकल जो एंट्री 56 है यूनियन लिस्ट के अंदर, वो क्या कहता है? इट रिलेट्स टू द रेगुलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरस्टेट रिवर एंड द रिवर वैलीज टू द एक्सटेंट टू विच द सच रेगुलेशन डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन। यानी कि जो स्टेट रिवर होती है उसके ऊपर पूरा अधिकार स्टेट का होता है। लेकिन कोई जब रिवर एक या दो या दो से ज्यादा स्टेट के अंदर फ्लो करने लगती है तो पावर यूनियन के पास आ जाती है। और इसीलिए हम लोगों ने बनाया इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। लेकिन जो इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट है ना, 2056 वाला, इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। इसीलिए हम लोगों ने एक नया बनाया, इंटर स्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट बिल 2017, जिसको बाद में पास करवाया गया। दोनों के बीच में क्या कमियां हैं और क्या इनका बेनिफिट है? 56 वाला जो एक्ट हमारे पास था, वहां पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेके कोई खास प्रोविजन नहीं थे कि दोनों स्टेट कैसे नेगोशिएट करेंगे। उसके लिए कोई खास मैकेनिज्म नहीं था। ट्रिब्यूनल बनाया जाता था। ट्रिब्यूनल 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद अपना डिसीजन सुनाता था। वो जब डिसीजन आता था तो स्टेट उससे अग्री नहीं करते थे, तो वो नेगोशिएशन हो नहीं पाती थी, डिस्प्यूट लगातार चलता रहता था, चलता रहता था। ये दिक्कत थी T56 वाले में। अभी हम लोगों ने जो पास किया है उसके अंदर उन्होंने स्पेशली क्या कहा? वी विल कॉन्स्टिट्यूट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, जिसके अंदर स्टेट से भी और सेंटर से भी लोग होंगे, एक्सपर्ट लोग होंगे, साइंटिस्ट लोग होंगे, जुडिशरी के लोग होंगे। और ये हम लोग बनाएंगे ताकि दोनों स्टेट मिलके बेटर तरीके से नेगोशिएट कर सकें। ये पिछले कानून में नहीं था। दूसरी बात, अभी आपको दुनिया भर के ट्रिब्यूनल देखने को मिलेंगे, लेकिन नया बिल ये कहता है कि हम लोग एक ही ट्रिब्यूनल बनाएंगे जो कि परमानेंट होगा। पहले जो ट्रिब्यूनल होते थे वो नॉन परमानेंट होते थे, एड होक होते थे। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोविजन यहाँ पे किया है, परमानेंटली हमारे यहाँ पे होगा। दूसरी बात, जो पुराने वाले ट्रिब्यूनल्स थे, जो प्रोविजन थे, उसके अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं था कि कितने टाइम में प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया नए वाले में, 4.5 years, 4.5 साल का एक स्ट्रिक्ट एक टाइम लाइन हम लोग ने डिसाइड कर दी। इतने समय में डिस्प्यूट आपको सोल्व होना चाहिए। ठीक है जी। ये थोड़े से चेंज इन्होंने किए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप देख सकते हो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है। तो यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। महादाई रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। द रिवर महादाई राइजेस इन द भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द वेस्टर्न घाट्स। महादाई रिवर फ्लोज बिटवीन गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये दोनों कमेंट में आपने मुझे बताना है विच इज द राइट आंसर। ठीक है जी, वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो मोदी जी गए हुए हैं ग्रीस में, और ग्रीस ग्रीस के साथ हमारे रिलेशन वैसे भी काफी अच्छे हैं। लेकिन अभी हम अपने रिलेशन को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये दोस्ती को हम लोग रिश्तेदारी में बदलें। दोस्ती को रिश्तेदारी में तब बदले जाती है जब आपका जो ट्रेड रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप किसी के बन जाते हो। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब होता है कि अभी आप कोलैबोरेट करोगे इन द डिफेंस फील्ड ऑल्सो, और आपके जो फॉरेन पॉलिसी का मेजर एजेंडा है वो भी अलाइन करता है। तो ग्रीस और इंडिया का जो अलाइनमेंट है वो कहाँ पे है? वो है आपका मेडिटेरेनियन सी में और इंडो पैसिफिक में। मेडिटेरेनियन सी में टर्की ग्रीस के क्लेम को चैलेंज करता है। तो देर आर इश्यूज बिटवीन ग्रीस एंड टर्की, और टर्की के साथ में हमारा कोई खास मतलब नहीं है, तो इसलिए हम लोग ग्रीस के साथ खड़े हैं। तो मेडिटेरेनियन सी में हम लोग ग्रीस को सपोर्ट करेंगे। वहीं इंडो पैसिफिक में ग्रीस इंडिया को सपोर्ट करेगा, चाइना वाले पूरे इशू को लेके। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी रिलेशन को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन जब इंडिया ग्रीस की बात करें तो ये रिलेशन बहुत पुराना है। आप ग्रीस यहाँ पे देख ही सकते हो, लोकेशन जो ऑरेंज कलर में है, आसपास क्या पड़ता है? एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी, आयोनियन सी। ठीक है, तो एक तो आपको ये नाम याद रखने हैं, ऊपर आप कंट्री का नाम भी याद कर सकते हो।
टर्की के देखिए यहाँ पे पड़ता है टर्की, और टर्की के साथ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जिनको लेके उनमें के बीच में डिस्प्यूट चलता है, टर्की और ग्रीस के बीच में। पुराने रिलेशन है भैया हमारे, बहुत पुराने हैं। अगर मॉडर्न रिलेशन की बात करें तो वो तो 1950 में शुरू हुए थे, जब हम लोगों ने एम्बेसी वगैरह एस्टेब्लिश की थी। इंडिया ने अपनी एम्बेसी 78 में ओपन किया था, उन्होंने 1950 में ही कर लिया था। लेकिन बहुत हिस्टोरिकल रिलेशन है हमारे बीच में। अलेक्जेंडर ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, और उसने इंडिया में एंट्री भी कर लिया था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेशली, राइट। तो 4th सेंचुरी BC। और जब अलेक्जेंडर के बाद ग्रीक हमारे यहाँ पे अटैक हुए, तो बहुत सारा ग्रीक के साथ हमारा कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। जब हम लोग अशोका के पिलर्स की बात करते हैं, एडिक्ट्स की बात करते हैं, तो उस समय जो हम लोग स्टैच्यूज की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, काफी ज्यादा ग्रीस इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है उस समय में। तो रिलेशन तो हमारे पुराने हैं। भैया अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी, तो सेल्यूकस निकेटर, इसको गवर्नर बनाया गया था पंजाब वाले रीजन का। और हमारे इधर से चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, उनके साथ इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। डिप्लोमेटिक ही नहीं बल्कि सेल्यूकस की जो पुत्री थी, जो उनकी डॉटर थी, उनकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त के साथ। तो रिलेशन तो हमारे बहुत पुराने हैं, राइट। अगर मॉडर्न समय की बात करें तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे इंडिया और ग्रीस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। जैसे चाहे यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट मेंबरशिप हो, हमें सपोर्ट करता है ग्रीस। चाहे कश्मीर वाला इशू हो, यहाँ पे हमें सपोर्ट करता है। साइप्रस इशू हो, हम लोग टर्की को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा जो 6 नेशनल दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था 1985 में, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में, वहां पे भी ग्रीस ने पार्टिसिपेट किया था। तो रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं। इवन 2017 में 7 में APJ अब्दुल कलाम ने भी ग्रीस की यात्रा किया था। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी जी ने यात्रा किया था। तो लगभग 40 साल के बाद मोदी जी वहां पे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे बीच में कुछ डिफेंस रिलेशन भी है, राइट। रक्षा मंत्री जी ने 1994 में वहां पे जाके विजिट किया था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे बीच में साइन हुआ था 1998 के अंदर, जिसमें हम लोगों ने कुछ डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात किया था। हालांकि कुछ हो नहीं पाया था ज्यादा। फिर 2021 में हम लोगों ने एक एक्सरसाइज भी किया, ब्लू फ्लैग फ्लैग एक्सरसाइज। ये थोड़ा नाम आपको पता होना चाहिए। ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज बेसिकली इसराइल में हुई थी, लेकिन वहां पे ग्रीस और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। हमारी जो एयर फोर्सेज हैं, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था एक एक्सरसाइज के अंदर, जिसका नाम है इनिचोस 23। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। परमानेंट मेंबरशिप का मैंने आपको बता ही दिया, और ग्रीस हमें सपोर्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2008 और 2016 के अंदर जो NSG है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, वहां पे भी इंडिया सपोर्ट कर ग्रीस सपोर्ट करता है इंडिया के क्लेम को। 1988 के अंदर जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो बहुत सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए गए थे। ग्रीस ने हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाया था, जबकि ग्रीस एक नाटो का मेंबर है। और इवन नाटो कंट्री होते हुए भी ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया को विजिट किया था 1998 में। तो रिलेशन काफी अच्छे हैं। काफी सारी चीजें हम लोग ग्रीस में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फिश, आयरन, स्टील, बहुत सारी चीजें करते हैं। ऐसी कई चीजें हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं वहां से। एल्यूमिनियम फॉयल, मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल्स, मशीनरी, बॉयलर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सीमेंट, सल्फर, वो सब हम लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं। ये खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, दोनों लास्ट के जो पॉइंट है इग्नोर कर सकते हो, लेकिन यस, ऊपर वाले जो पॉइंट है आपको पता होना चाहिए। तो ये है भैया स्ट्रेटेजिक रिलेशन। अभी हम लोग डिफेंस में भी जाएंगे। उसके साथ साथ मोदी जी को ग्रीस के अंदर एक सिविलियन अवार्ड भी मिला है। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, देखिए पिक्चर में लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी इज प्रेजेंटेड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय द प्रेसिडेंट ग्रीस कैटरीना। ठीक है, तो इनको मिला है एक सिविलियन ऑनर। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है ये। उसके अलावा भैया और मोदी जी को कई सारे सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं अलग अलग कंट्री से। आप इनके थोड़ा नाम याद करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे पैलेस्टाइन ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ द पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन से भी मिला हुआ है। 2019 में जो है बहरीन के किंग ने दिया था। अब मोलदीव में ऑर्डर ऑफ द निशान सुदीन मिला है। यूएई का ऑर्डर ऑफ द जैद अवार्ड मिला है। देखिए, आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स आर रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, नहीं, ये नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिविलियन अवार्ड्स। तो उसमें आपको थोड़ा नाम पता होना चाहिए। ठीक है, भूटान, यूएसए का भी लेजिन ऑफ मेरिट मिला है। कौन से कंट्री से बिलोंग, आपसे पूछ सकता है। लेजिन ऑफ मेरिट वाज रिसेंटली न्यूज, विच कंट्री इट बिलोंग्स टू। ग्रीस का जैसे अभी ग्रैंड क्रॉस मिला है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर वाज रिसेंटली न्यूज, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है।
ठीक, ऑर्डर ऑफ नाइल तो इजिप्ट का है, आसान है उसको याद करना। सऊदी अरेबिया का भी मिला हुआ है ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल अजीज। ये सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो ये कई सारे अवार्ड जो है मिल चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ये थोड़े आप याद करना चाहो तो कर सकते हो प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। अगर यूपीएससी एक टफ क्वेश्चन देगा यहाँ से, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा। टफ क्वेश्चन का मतलब ये होता है। अब आप याद कर सकते हो तो कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे, और एडिटोरियल बात करता है ग्रीन टेक की बात करता है या क्लीन टेक की बात करता है। क्लीन टेक ग्रीन टेक एक ही चीज है, क्योंकि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वही हमारी क्लीन टेक्नोलॉजी भी है। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इसके ना कई सारे फायदे हैं। इसका एक फायदा तो ये होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और दूसरी फायदा ये होगा कि क्लाइमेट चेंज से हम लोग लड़ सकते हैं। और जिस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो पॉलिसी है वो चेंज हुई है, उसी के ही पर्सपेक्टिव से क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बैलेंस किसके बीच में? बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन ग्रोथ और बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें नेचर के साथ भी चलना है, और हमें जीडीपी ग्रोथ भी करनी है। मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, और हमें नेचर को भी टेक केयर करना है। दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे जैसे सोलर पार्क। अगर कोई सोलर पार्क लगाया जाता है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाते हैं, ये दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल है सोलर पार्क। दोनों चीजों का ध्यान रखा जाता है। ये एग्जांपल आपको देना पड़ेगा एग्जाम में। अगर ये एग्जांपल याद नहीं रहे तो दूसरा एग्जांपल दे सकते हो, रिवाइविंग मिलेट। मिलेट्स को सरकार काफी प्रमोट कर रही है। इसके भी मल्टीपल फायदे हैं। इसका एक फायदा तो ये है कि हमारे यहाँ पे जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे पानी की कमी है, वहां पे आप मिलेट को ग्रो कर सकते हो। इसका मतलब नेचर फ्रेंडली है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरा, जैसे जैसे दुनिया में मिलेट की डिमांड बढ़ रही है, तो फार्मर्स की इनकम भी तो ग्रो करेगी। खासकर उन एरियाज में जो ड्रोट प्रोन एरियाज है, गरीब किसान है, इनकम ग्रो होगी और नेचर के साथ फ्रेंडली भी है। दोनों ही एक तीर से दोनों निशाने हम लोगों ने यहाँ पे ढाल दिए हैं। तो यूथ को जॉब्स भी देनी है, वीमेन की इनकम भी बढ़ानी है, फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है, और अपनी फसलों को डाइवर्सिफाई करना है। सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन कब? जब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी ग्रीन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी क्लीन होनी चाहिए, तब तो बात बनेगी। नहीं तो फिर जो चल रहा है वो चलता रहेगा। राइट। तो कई सारे इनिशिएटिव जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं इस क्लीन टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में। जैसे सोलर ड्रायर्स। सोलर ड्रायर जो है आंध्र प्रदेश वगैरह में यूज किए जाते हैं, जहां पे जो टमाटर होते हैं उनको ड्राई किया जाता है। ठीक है, सोलर ड्रायर्स होते हैं। ये जो टमाटर होते हैं बाद में इनको कोल्ड स्टोरेज में आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि वो सन ड्राई होते हैं, सोलर ड्राई होते हैं। इससे क्या हुआ? एक तो बिजली नहीं लगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जीरो हो गई, और आपका काम भी हो गया। महाराष्ट्र में लेमन के केस में सन ड्रायर्स का यूज किया जाता है। उससे होता क्या है, किसान अपने लेमन्स को अच्छे दाम पे बेच सकते हैं, और वहां पे एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है, किसान उसको बेच रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दिए गए। उड़ीसा का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जहां पे थाई रीलर्स का यूज किया जाता है। इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें आप कह सकते हो कि बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग बैलेंस करके चल रहे हैं। ये साइलेंट रेवोल्यूशन है जो कि देश में हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। भैया 120 मिलियन फार्मर्स हमारे यहाँ पे हैं रूरल इकोनॉमी में, जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी से। 34 मिलियन माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, छोटी छोटी एंटरप्राइज हैं, जो क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज करके मैजिक कर सकती हैं। क्योंकि गांव में समस्या क्या है? गांव में समस्या है अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी की। गांव में समस्या है पेट्रोल और डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी की। और जब हम लोग इस चीज गांव में प्रमोट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो सारा पैसा तो यहीं चला जाता है। हाथ में क्या बचता है? प्रॉफिट के नाम पे जीरो। तो क्लीन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको तो डीजल नहीं लेके आना पड़ेगा,
और जो इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है वो भी नहीं है, क्योंकि सोलर से सारा कुछ आपका हो जाता है। ये चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। कौन कौन से स्टेप? पहली बात, इन्होंने ये कहा कि जो इंडिया में हमारे देश में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको क्लीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से फैमिलियर बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसे आप क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन करिए। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है, PMFME, इसको भी आप क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ जो है जोड़ के देखिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लीन टेक्नोलॉजी में सोलर रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हो, ड्रायर्स का यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो फिशरमैन हैं हमारे, उनको बिजली की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी और उनका काम भी हो जाएगा, इनकम ग्रो होगी आपकी। हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने देने की बात कही थी, इसके अंदर बहुत सारा फंड अभी अनयूटिलाइज्ड है। अगर क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा ही फायदा है, इनकम भी जनरेट होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होंगी और सरकार का पैसा भी खर्चा हो जाएगा। दूसरी बात, जो छोटे छोटे एंटरप्राइज होते हैं जिनको क्लीन टेक्नोलॉजी चाहिए, अभी क्या है, हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, तो एक ऐसा फाइनेंसिंग सोल्यूशन देने की रिक्वायरमेंट है ताकि उनको पैसा जल्दी से जल्दी अरेंज हो सके। लेकिन बैंक भी डरते हैं ना, नई टेक्नोलॉजी है, पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो बैंक भी इस तरह की कंपनी को पैसा देने से डरते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, उस जब बैंक लोन देता है तो इनिशियली 2 3 4 साल तक सरकार बैंक को गारंटी दे सकती है कि बाई चांस अगर यहाँ से पैसा आपका नहीं आया तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इससे ये जो कंपनीज होंगी, जो छोटे छोटे बैंक होंगे, वो इनको लोन देंगे। तीसरी जो चीज उन्होंने कही है, मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप, क्योंकि सारे सेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस प्रोवाइडर, फाइनेंशियल, मार्केट लिंकेज, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक सेक्टर के ऊपर फोकस करने से काम नहीं चलेगा, सारे फैक्टर्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा बहुत होता है। पहली बात तो जनता के अंदर इस तरह के प्रोडक्ट की अवेयरनेस ही बहुत कम है। हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपको लगती है। जैसे आपने देखा होगा, जब न्यूज़पेपर अगर आप देखते हो तो इसके अंदर कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन की ऐड आती है। वो ऐड फ्री में तो नहीं आती है, लाखों रुपए लगते हैं एडवर्टीजमेंट करने में। अब एक 10 लाख रुपए की मान लो आपने एडवर्टीजमेंट किया और उसके उससे सिर्फ 5 ही कस्टमर आपके पास आए, तो ये बहुत ज्यादा एक्विजिशन कॉस्ट हो जाती है। तो एक्विजिशन कॉस्ट को कम करना है। और ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जो क्लीन टेक्नोलॉजी से बनते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस से बनते हैं, कस्टमर के मन में भी इनको लेके जो है काफी डाउट्स होते हैं, उनकी क्वालिटी वगैरह को लेके। ठीक है, तो वो सरकार इंश्योर कर सकती है, मार्केट लिंकेज कर सकती है। आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाते हो, वो डिफॉल्ट आता है, तो आप प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी उसको अब आप रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आफ्टर सेल सर्विस है। आप उसकी रिपेयर करना, उसकी वारंटी देना, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी में, आप ये चीज भी कर सकते हो, जिससे कस्टमर के मन में विश्वास बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, पूरे सिस्टम को होलिस्टिकली एंगेज करेंगे। प्री सेल, आफ्टर सेल, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सबको लिंक करना जरूरी है। और क्लीन टेक्नोलॉजी हमारे एक मैजिक क्रिएट कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब क्लीन टेक्नोलॉजी का अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ क्वेश्चन लिखना चाहो तो, क्लीन टेक is a potential solution for multiple issues such as such as addressing climate change and lack of job opportunities. कमेंट, इस तरह का आप जो है एक आंसर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। कुछ एडिशनल आर्टिकल आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।